जय हिंद। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे BA 6 सेमेस्टर एजुकेशन का पेपर 2 यानी शिक्षा शास्त्र का पेपर 2 है। पेपर का नाम है आपके एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आपका 17 अप्रैल 2026 को एग्जाम होने वाला है। DDU और उससे जितने एफिलेटेड कॉलेज हैं यानी जो उससे संबंधित कॉलेज हैं सभी कॉलेजों में आपके एग्जाम होने वाला है। ठीक है, पेपर कोड है EDU 306 और पेपर में इस क्लास में आपको कितने साल का पेपर मिलेगा तो पिछले 2 वर्षों का क्वेश्चन पेपर मिलेगा 2024-25 और 2023-24 सत्र में जो आपका एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो किस यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है तो उत्तर प्रदेश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं और उससे एफिलेटेड कॉलेज हैं सभी के लिए है। जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, BU झांसी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ विश्वविद्यालय है। और बात करें, ठीक है, ऐसे तमाम प्रकार के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, माँ पटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर, ठीक है, और जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ सभी विश्वविद्यालय के बच्चे इस क्लास को अटेंड जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी से सिर्फ एक ही चीज़ की मांग रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये क्वेश्चन पेपर पहुंच जाना चाहिए एग्ज़ाम से पहले, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, चले सबसे पहले 2023-24 सत्र का क्वेश्चन पेपर करेंगे, उसके बाद 2025 का। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता है क्योंकि बहुत ही मेहनत करता है BA सेमेस्टर वाला आप सभी विश्वविद्यालय के बच्चों के लिए। पहला क्वेश्चन देखें, इसमें पूछा गया है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद का अध्यक्ष होता है चेयरमैन ऑफ सेंट्रल एजुकेशन। ठीक है ना, तो इसका जो अध्यक्ष होता है वो मानव संसाधन विकास मंत्री होता है। ठीक है ना, मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पहले का। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हुई थी, कब हुई थी तो 1961 में। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दूसरे का। ठीक है ना, इंग्लिश वाले बच्चे अपना इंग्लिश में देखते चलेंगे क्योंकि क्लास बहुत ही लंबा हो जाते हैं। ठीक है ना, 40 की जगह लगभग ये हो जाएगा फिर 60 मिनट 70 मिनट का क्लास हो जाता है तो बहुत ही लंबा हो जाता है, तो इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश देखते चलेंगे। ठीक है, शिक्षा बिना बोझ के किस प्रतिवेदन का शीर्षक था, ये जो है आपका यशपाल समिति का। ठीक है ना, यशपाल समिति का ये शीर्षक था। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर तीसरे का। ठीक है ना, इंग्लिश में देख लेंगे। ठीक है, एजुकेशन विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के, ये यशपाल समिति का क्या था, प्रतिवेदन शीर्षक था। अच्छा, यशपाल समिति के बारे में पहले कुछ मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखें, शिक्षा बिना बोझ के शीर्षक यशपाल समिति की रिपोर्ट का था। इसे राष्ट्रीय सलाहकार समिति NSE की रिपोर्ट के रूप में भी जाना जाता है। यह रिपोर्ट 1993 में प्रस्तुत की गई थी। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है ना, यशपाल समिति तो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय सलाहकार समिति NSE ने 1993 में बिना बोझ के सीखना शीर्षक वाली रिपोर्ट पेश की थी। पूछेगा बिना बोझ के सीखने वाली जो शीर्षक है ये कब प्रकाशित हुई थी या फिर ये कब रिपोर्ट पेश की गई थी तो 1993 में। ठीक है ना, किस समिति के द्वारा, यशपाल समिति के द्वारा। रिपोर्ट का उद्देश्य क्या था सर, तो इस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य स्कूली बच्चों विशेष रूप से युवा छात्रों पर बोझ को कम करने के तरीकों और साधनों पर सलाह देना था। ठीक है, क्लियर होगा। देखिए क्लास को हाइप जरूर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब भी इस क्लास को रिकमेंड करे। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश का उच्चतम शिक्षा सेवा आयोग स्थित है, कहाँ स्थित है भैया, इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग कहाँ है, इलाहाबाद हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट हो क्वेश्चन नंबर 4 का। और लास्ट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ तो ध्यान से सुनकर जाएंगे आप सभी लोग। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, किसे प्रबंधन का प्रणेता माना जाता है। ठीक है ना, पॉइनर ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है ना, किसे प्रबंधन का प्रणेता माना जाता है तो जो आपके फ्रेडरिक टेलर हैं इनको प्रबंधन का प्रणेता माना जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए प्रश्न नंबर 6 है, कौन सर्वाधिक उपयुक्त नेतृत्व शैली मानी जाती है तो इसमें देखें जो डेमोक्रेटिक है, ठीक है, जो प्रजातंत्रीय नेतृत्व शैली है ये आपका सबसे उपयुक्त नेतृत्व शैली मानी जाती है। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न देखेंगे, प्रशासन में
निर्णायक की भूमिका होती है। प्रशासन में निर्णायक की भूमिका क्या होती है? तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण होती है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। देखिए किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, अब तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए और इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, आप हमसे अपना डाउट क्लियर करिए, ठीक है ना। 7607574584। एग्ज़ाम के बाद आप लोग क्वेश्चन पेपर भी भेज सकते हैं सारे सब्जेक्ट के, ठीक है, ताकि नेक्स्ट ईयर बच्चों को हेल्प हो जाए। संस्थागत नियोजन से तात्पर्य है, संस्थागत नियोजन से तात्पर्य होता है प्लान मेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, यानी संस्था द्वारा बनाई योजना। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, देखिए टेलरवाद के जनक का पूरा नाम था। टेलरवाद, पहली बात तो टेलरवाद के जनक कौन है? फ्रेडरिक विंसले टेलर। इनका पूरा नाम भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। फ्रेडरिक विंसले टेलर इनका, अच्छा एफ डब्ल्यू टेलर आपके ऐसे लिख करके देता है एग्जाम में, तो इनका पूरा नाम यहाँ पर पूछा है तो फ्रेडरिक विंसले टेलर। टेलरवाद के जनक कौन है? तो फ्रेडरिक टेलर, एफ डब्ल्यू टेलर लिख के आएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि पोस्ट कर्व सिद्धांत किसने दिया? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100%, ठीक है ना। पोस्ट कर्व जो है ये आपके 100% एग्जाम में आने वाला है, ठीक है ना। इस सिद्धांत को दिया किसने था? तो इस सिद्धांत को लूथर गुलिक और लिंडन उर्विक ने दिया था। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। ध्यान से देख लेंगे, POSDCORB, ठीक है ना, POSD, ध्यान रखिएगा, PODS नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम अभी यही क्वेश्चन पेपर में ही आपको ये देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना आगे। तो इसके बारे में पहले मैं बता दूं, पोस्ट कार्ब क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 100% हर साल आएगा, तो इसके बारे में जानना अनिवार्य है, ठीक है। देखिए लूथर गुलिक द्वारा प्रस्तावित पोस्ट कार्ब के 7 तत्वों का समावेश है। इसमें देखें पोस्ट पूछता है पोस्ट कार्ब में 7 तत्व कौन कौन से हैं, तो इन सातों को एकदम अच्छे से, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, अच्छे से लिख लिख करके भी इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये 100% आपके एग्जाम में आने वाला है। क्वेश्चन कैसे पूछता है? पूछेगा कि पोस्ट कार्ब में, ठीक है, पूछेगा जो पोस्ट कार्ब है इसमें डी का मतलब क्या होता है, इसमें आर का मतलब क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है, या फिर ओ का मतलब क्या होता है। तो जब आपको ये याद रहेगा तब आप एग्ज़ाम में अपना क्वेश्चन कर पाएंगे और ये 100% आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पी से हो गया प्लानिंग यानी योजना, ओ से ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, एस से स्टाफिंग यानी कर्मचारी, डी से डायरेक्टिंग यानी निर्देशन, कोऑर्डिनेशन समन्वय, आर से रिपोर्टिंग यानी प्रतिवेदन, और बी से यानी बजट या फिर बजटिंग, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम में 100% आने वाला है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 11 आपका पूछा गया है, प्रशासनिक प्रक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? प्रशासनिक प्रक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? हेनरी फेयोल ने प्रशासनिक प्रक्रिया का सिद्धांत दिया था, ठीक है ना। प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को किसने दिया? हेनरी फेयोल, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर, विद्यालय संगठन का उद्देश्य है। विद्यालय संगठन का उद्देश्य होता है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, बालक का सर्वांगीण विकास करना, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें 13 नंबर पूछा गया है, निरीक्षण के प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन, ठीक है ना। निरीक्षण के कितने प्रकार होते हैं? तो देखिए ठीक है, संशोधात्मक, ठीक है ना, संशोधात्मक निरीक्षण होता है, निषेधात्मक निरीक्षण भी होता है, और आपका रचनात्मक भी होता है, ठीक है ना। रचनात्मक निरीक्षण ये सभी हो जाएंगे, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, नेतृत्व के आकस्मिकता का सिद्धांत किसने दिया था? नेतृत्व यानी लीडरशिप, ठीक है ना। तो लीडरशिप के जो आकस्मिकता का सिद्धांत है वो दिया गया था फिडलर के द्वारा, ठीक है ना। फिडलर ने नेतृत्व यानी लीडरशिप की आकस्मिकता सिद्धांत को दिया था, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है, प्रशासन का नौकरशाही सिद्धांत किसने दिया था? प्रशासन का नौकरशाही सिद्धांत, ठीक है ना। ब्यूरोक्रेसी थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसने दिया भैया? तो मैक्स वेबर ने दिया था प्रशासन के नौकरशाही का सिद्धांत, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, देखिए इसमें पूछा गया है नेतृत्व की शैलियां हैं, लीडरशिप की शैलियां क्या होती हैं? तो आधिकारिक लीडरशिप होता है, जनतंत्रीय और अहस्तक्षेप लीडरशिप भी होता है, तीनों हो जाएंगे, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर इंग्लिश में भी आप लोग देखते चलेंगे। चलिए 17 नंबर प्रश्न है कि निरीक्षण का
प्रारंभ कब से माना जाता है? निरीक्षण का जो प्रारंभ है वो 1854 वुड डिस्पैच से माना जाता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है, विद्यालय प्रबंधन में अहम भूमिका होती है। किसकी भूमिका होती है? तो प्रबंधक की भूमिका होती है, प्रधानाचार्य की और अध्यापकों की भी होती है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देखें, पूछा क्या है, शिक्षण संस्था में प्रशासन तथा पर्यवेक्षण दोनों के उत्तरदायित्वों का निर्वहन कौन करता है? तो प्रधानाचार्य करते हैं यानी प्रिंसिपल। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है, शैक्षिक प्रशासन का कार्य है, ठीक है ना, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य क्या होता है? तो उत्तम शैक्षिक व्यवस्था बनाए रखना, ठीक है, संस्थाओं का कार्य करना और पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण, ठीक है, सुपरविजन और कंट्रोल, ये सभी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें 21 नंबर है, एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है? तो लैटिन भाषा से मानी जाती है, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन भाषा के शब्द से। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। प्रश्न नंबर 22 पूछा गया है कि शिक्षा प्रशासन की प्रमुख विशेषता है। शिक्षा प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या है बताइए? एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। तो यह एक संबंधित प्रक्रिया होती है, मानवीय प्रक्रिया भी और गतिशील प्रक्रिया भी है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर, ध्यान से देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एडमिनिस्टर से हुई मानी जाती है, जिसका अर्थ है, इसका अर्थ क्या है? व्यवस्था करना, टू मैनेज और टू एडमिनिस्ट्रेशन दोनों है, प्रशासन करना और व्यवस्था करना, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है 24 नंबर, लूथर गुलिक ने शैक्षिक प्रशासन प्रक्रिया का विश्लेषक व्यापक अर्थ में पोस्टकार्ब फार्मूले द्वारा प्रस्तुत किया है, ठीक है। इसकी संरचना में कितने तत्वों का समावेश है? तो इसमें कितने तत्व हैं? अभी ऊपर मैंने आपको बताया 7 तत्व हैं और एक्सप्लेन करके भी आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। 25 नंबर प्रश्न है, शिक्षक की भूमिका होती है, टीचर की भूमिका क्या होती है? तो जो टीचर होते हैं यह एक निर्देशक की भूमिका निभाते हैं, दार्शनिक की भी भूमिका निभाते हैं और एक सुविधा प्रदायक की भी भूमिका निभाते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है 26 नंबर, शैक्षिक पर्यवेक्षण का गहरा संबंध होता है एजुकेशनल सुपरविजन का, ठीक है ना। एजुकेशनल सुपरविजन इज क्लोजली रिलेटेड टू, शैक्षिक पर्यवेक्षक का गहरा संबंध होता है, किसके साथ होता है? शिक्षकों के साथ होता है, सीखने की परिस्थितियों के साथ और छात्रों की उन्नति के साथ भी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा 27 नंबर। देखिए 27 नंबर प्रश्न है, किस प्रशासनिक प्रक्रिया का केंद्र बिंदु माना जाता है? तो ध्यान रखेंगे, इसमें निर्णय प्रक्रिया या फिर नीति निर्धारण जो होते हैं, डिसीजन प्रोसेस या फिर पॉलिसी फार्मूलेशन, ये क्या है? ये किसी प्रशासनिक प्रक्रिया का केंद्र बिंदु माने जाते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के ये केंद्र बिंदु होते हैं, ध्यान रखिएगा, फोकल पॉइंट, ठीक है। 28 नंबर क्या है सर? तो 28 नंबर है, प्रबंधन की प्रकृति होती है, मैनेजमेंट की प्रकृति कैसी होती है? तो ये आर्ट और साइंस दोनों होती है क्या? बिल्कुल सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। कला और विज्ञान, प्रबंधन की प्रकृति कला और विज्ञान दोनों होती है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय संगठन की प्रमुख विशेषता है, ठीक है ना। विद्यालय संगठन की प्रमुख विशेषता क्या होती है? तो विद्यालय संगठन समन्वय एवं सहयोग करता है, शैक्षिक अवसरों की समानता है और व्यक्तित्व का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। तो इसमें से डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा सभी। ये एक स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसने कहा, ठीक है, ये स्टेटमेंट किसका है कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासन का आशय सरकार शब्द से है, जिसका निकटतम संबंध विशेष संदर्भ में इन शब्द से होता है, जैसे अधीक्षण, पर्यवेक्षण, योजना, त्रुटि, निर्देशन, संगठन, नियंत्रण, समायोजन, नियम आदि। तो ये जो स्टेटमेंट है ये जेबी सीयर्स के द्वारा दिया गया था। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे पूछा गया है, पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन एक अच्छे शिक्षक, ठीक है ना, सुपरविजन क्या है? एक अच्छे शिक्षण एवं सीखने की परिस्थिति का निर्माण करता है, किसने कहा? तो ये स्टेटमेंट दिया था डब्ल्यू किम्बल के द्वारा दिया गया है, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 31 का।
अगला प्रश्न देखेंगे 32 नंबर है, केंद्र सरकार द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालय है, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल आर केंद्रीय माध्यमिक विद्यालय और नवोदय विद्यालय दोनों हो जाएंगे। सी ऑप्शन राइट हो क्वेश्चन नंबर 32 का। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, संगठन के अंतर्गत किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या किया जाता है संगठन के अंदर, तो प्रयासों तथा स्रोतों में समन्वय होता है, कार्य एवं क्रियाओं का विभाजन होता है, ठीक है ना, अधिकार एवं उत्तरदायित्व को आरोह क्रम में निर्धारित किया जाता है। तीनों आपके राइट हो जाएंगे इसमें। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 33 नंबर प्रश्न का। अगला नंबर है कि शिक्षा को किस सूची में सम्मिलित किया गया है, बताइए। जो हमारा एजुकेशन है इसको संविधान के किस सूची में रखा गया है, तो इसे संविधान के समवर्ती सूची में रखा गया है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 34 का। क्लियर हो गया। चलें 35 नंबर प्रश्न देख लेंगे, विद्यालय संगठन के प्रमुख क्षेत्र हैं। विद्यालय संगठन के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं, तो व्यवस्था के अंगों में सहयोग करना, समय सारणी तैयार करना, पाठ सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था करना, ये सभी हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है 36 नंबर, प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल किसी जहाज के कप्तान की भांति स्कूल में अपना मुख्य स्थान रखता है, किसने कहा। ये जो स्टेटमेंट है पीसी रेन के द्वारा दिया गया था। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 36 का। इनका जो स्टेटमेंट है और रायबर्न का जो स्टेटमेंट है लगभग हल्का फुल्का मिलता जुलता है, तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की आवश्यकता है, तो ध्यान रखेंगे शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए है, शिक्षा कार्यक्रम का नियोजन करने के लिए और मूल्यांकन करने के लिए यानी इवोल्यूशन के लिए। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रशासन के परंपरावादी विचारधारा के विकास में प्रमुख योगदान है, किसका योगदान है भैया, तो इसमें टेलर तथा हेनरी फ्योल का योगदान है, ठीक है ना। इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 38 का। एक सेकेंड 38 हो गया ना। प्रशासन के परंपरावादी विचारधारा के प्रशासन में हेनरी फ्योल और डब्ल्यू टेलर का क्या है, प्रमुख योगदान है। अब इसको लेकर के यहाँ पर आपके की पॉइंट दिए गए हैं, अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है ना। प्रशासन के परंपरावादी विचारधारा क्लासिकल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के विकास में प्रमुख योगदान टेलर वैज्ञानिक प्रबंधन इन्होंने दिया था और हेनरी फ्योल ने प्रशासनिक सिद्धांत दिया था। दोनों को याद रखिएगा, ठीक है। फ्रेडरिक टेलर के बारे में जान लीजिए, वैज्ञानिक प्रबंधन के पिता माने जाते हैं। आपके एग्जाम में कई बार पूछा है वैज्ञानिक प्रबंधन के पिता कौन है, फ्रेडरिक टेलर, ठीक है। FW टेलर इनका नाम लिख करके भी आता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उन्होंने कार्य वैज्ञानिक विधियों, ठीक है, मानकीकरण और कर्मचारी उत्पादकता पर जोर दिया था इन्होंने। प्रमुख सिद्धांत समय और गति अध्ययन कार्य विश्लेषण का भी इन्होंने सिद्धांत दिया था। समय और गति का अध्ययन, कार्य और विश्लेषण का भी सिद्धांत इन्होंने दिया था। अब हेनरी फ्योल, इनके बारे में पढ़ लेंगे। हेनरी फ्योल आधुनिक प्रशासनिक सिद्धांत का जनक इन्हें कहा जाता है। उन्होंने 14 प्रबंधन सिद्धांत दिए हैं हेनरी फ्योल ने, जैसे आदेश की एकता, अधिकार, दायित्व, अनुशासन आदि। प्रशासन के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर इन्होंने जोर दिया है, ये भी आपको याद रखना है, प्रशासन के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर। अगला प्रश्न क्या है 39 नंबर क्वेश्चन है कि शैक्षिक प्रशासन की प्रमुख विशेषता है। शैक्षिक प्रशासन की प्रमुख विशेषता है समन्वित प्रक्रिया, मानवीय प्रक्रिया और गतिशील प्रक्रिया, ठीक है। उपरोक्त सभी हो जाएंगे। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का। अगला प्रश्न देखेंगे 40 नंबर है, निरीक्षण किस प्रकार की क्रिया है, तो निरीक्षण औपचारिक क्रिया और अनौपचारिक क्रिया दोनों हैं। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 क्या पूछा गया है, पर्यवेक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया, यानी जो सुपरविजन शब्द है, ठीक है ना, पर्यवेक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर किया गया था, यहाँ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो देखें इसका जो प्रथम प्रयोग है यह इंग्लैंड के बोस्टन नगर में किया गया था। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 41 का। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर। यहाँ पे देखें पूछा गया है कि कक्षा कक्ष प्रबंधन का लक्ष्य है, ठीक है ना, गोल्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम को कक्षा कक्ष कहते हैं हिंदी में, ध्यान रखिएगा। मैनेजमेंट
यानी प्रबंधक। अच्छा, तो कक्षा का प्रबंधन जो है, क्लासरूम मैनेजमेंट है, इसका लक्ष्य क्या है? तो सकारात्मक वातावरण उत्पन्न करना, अकादमिक उपलब्धि संवर्धन और प्रभावी अनुदेशन, ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे भी आराम से देखते चलेंगे भाई। देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शैक्षिक संस्थानों के आय का स्रोत नहीं है? शैक्षिक संस्थानों के आय का स्रोत कौन नहीं है? तो देखिए, छात्र शुल्क है, उपहार एवं दान है, सरकारी अनुदान भी है, बैंक द्वारा कर्ज, ये क्या है आपका शैक्षिक संस्थानों का आय का स्रोत नहीं हो जाएंगे। डी आप इसमें बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 43 का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 44 आपसे पूछा गया है कि विद्यालय संगठन का पर्यावरण होना चाहिए। जो विद्यालय संगठन है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका क्लाइमेट कैसा होना चाहिए? तो इसका क्लाइमेट लोकतांत्रिक होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ए ऑप्शन आपका राइट है, डेमोक्रेटिक होना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, विद्यालय संगठन की विशेषता है। विद्यालय संगठन की विशेषता क्या है, बताइए आप सभी लोग। तो समन्वय, सहयोग और लचीलापन, फ्लेक्सिबल। ठीक है, ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रधानाचार्य यानी जो प्रिंसिपल होते हैं, इनका मुख्य उत्तरदायित्व तो है, इनका मुख्य उत्तरदायित्व क्या? तो संस्थान में नेतृत्व प्रदान करना। ठीक है ना। प्रोवाइड लीडरशिप इन इंस्टीट्यूशन, ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 46 का। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है, एक प्रभावी शैक्षिक प्रबंधन का गुण है। एक प्रभावी शैक्षिक प्रबंधन का गुण क्या होता है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी प्रभावी संप्रेषण। ए ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 48 है 48 नंबर की, शैक्षिक प्रबंधन का उद्देश्य है। एजुकेशनल मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या होता है? तो ध्यान रखेंगे, ढांचागत सुविधाओं की प्रभावपूर्णता एवं कुशलता में वृद्धि करना। ठीक है, कार्य संतुष्टि में वृद्धि करना, यह भी राइट हो जाएगा। अंतर व्यक्तिक संप्रेषण में सुधार करना, यह भी हो जाएगा। ठीक है, इम्प्रूव इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का। ठीक है, चलिए 49 नंबर प्रश्न है, नौकरशाही का एक प्रमुख तत्व है। नौकरशाही का प्रमुख तत्व क्या है? हायरार्की है। ठीक है ना, पदानुक्रमिता। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 49 का। ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, इसके बाद हम लोग 2025 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे बाबू। ठीक है, देखें, इसमें पूछा है NIEPA इज रिलेटेड मैनली टू। ठीक है, ये मुख्य रूप से किससे संबंधित होता है? तो यह आपका एजुकेशनल प्लानिंग से संबंधित होता है, NIEPA। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, शैक्षिक नियोजन से संबंधित होता है NIPA। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है अच्छे से याद कर लेंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी, ये भी आपको याद कर लेना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। अब 2025 वाला क्वेश्चन पेपर चले स्टार्ट करते हैं। EDU 306 ये 2024-25 सत्र का क्वेश्चन रहेगा आपका। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन पेपर है। चलें स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखिएगा, देखें पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है इसमें, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, प्रशासन का पिता कहा जाता है। प्रशासन का पिता किसे कहा जाता है? हेनरी फेयोल को प्रशासन का पिता कहा जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन का पिता कहा जाएगा। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। ठीक है, अब इसमें हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेंगे। चले दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, शैक्षिक प्रशासन यानी पोस्ट कॉर्प की अवधारणा निम्न के द्वारा दी गई। तो ये जो अवधारणा है पोस्ट कॉर्प की, ये लूथर गुलिक और लिंडन उर्विक ने मिलकर दी थी। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। ठीक है, चले तीसरा नंबर प्रश्न इसमें देख लेंगे, निम्न में से कौन सी एक संगठन की विशेषता नहीं है? संगठन की विशेषता क्या नहीं है? संगठन में देखें, समन्वय होता है, समान लक्ष्य होता है और औपचारिक संरचना भी होती है। लेकिन देखें, जो संगठन है इसमें संचार का अभाव नहीं होता है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर तीसरे का। ठीक है, चलिए 4 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेंगे। इसमें 4 नंबर प्रश्न पूछा गया है, औपचारिक संगठन की कौन सी एक विशेषता नहीं है? औपचारिक संगठन की विशेषता कौन सी नहीं है? तो इसमें देखें, जो औपचारिक संगठन होता है यह अस्थिर प्रकृति का नहीं होता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, औपचारिक संगठन का उदाहरण कौन नहीं है? औपचारिक संगठन, ध्यान रखेंगे। ठीक है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा उदाहरण इसमें से नहीं है? तो देखें, स्कूल है, अस्पताल है, विद्यालय होगा, इसमें भीड़ नहीं है।
ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, चलिए 6 नंबर प्रश्न देख लेंगे। पूछा गया है एक संगठन में सम्मिलित है, एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या सम्मिलित होता है? तो ऑर्गेनाइजेशन में कार्य की पहचान एवं विभाजन, विभागीकरण और कर्तव्यों का निर्धारण होता है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर पूछा गया है शैक्षिक संगठन के प्रकारों में, यानी जो एजुकेशनल यहाँ पर जो आपका एजुकेशनल संगठन है, ठीक है ना, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके प्रकारों में कौन सा एक शामिल नहीं होगा? तो गैर सरकारी संगठन शामिल होते हैं, राजनीतिक दल इसमें नहीं शामिल होगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी विद्यालय और महाविद्यालय आपके शामिल होते हैं। चलिए 8 नंबर प्रश्न इसमें देख लेंगे आप सभी लोग। 8 नंबर प्रश्न है प्रशासन लक्ष्य निर्धारित करता है जबकि प्रबंधन इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु क्रियाओं का निर्देशन एवं संचालन करता है। यह कथन किसका है? ये स्टेटमेंट दिया गया था किसके द्वारा? ये स्टेटमेंट दिया था पीटर ड्रकर ने। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चले 9 नंबर प्रश्न देखेंगे। पूछा गया है एक शैक्षिक संगठन की प्रमुख विशेषता है, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन की प्रमुख विशेषता क्या है? तो संचार कौशल, ठीक है ना, कम्युनिकेशन स्किल, प्लानिंग और फॉर्मल करिकुलम, योजना, औपचारिक पाठ्यक्रम और संचार कौशल, ये सभी क्या हैं? ये सभी इस एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन की प्रमुख विशेषताएं हैं शैक्षिक संगठन के। अगला क्वेश्चन है शिक्षण पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है ना। तो जो शिक्षण पर्यवेक्षण है, यानी जो आपका इसमें बात करें टीचिंग, सुपरविजन ऑफ टीचिंग, ठीक है ना, सुपरविजन ऑफ टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो छात्रों के कल्याण की उन्नति, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा प्रश्न नंबर 10 का। 11 नंबर प्रश्न आप लोग देख लेंगे। पूछा गया है पर्यवेक्षण को मुख्य रूप से होना चाहिए, सुपरविजन को मुख्य रूप से कैसा होना चाहिए? तो इसे संरचनात्मक और सृजनात्मक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए 12 नंबर प्रश्न आप लोग देख लेंगे। 12 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि पर्यवेक्षण का मूल उद्देश्य सहायता करना है, ठीक। सुपरविजन का मूल उद्देश्य क्या है? सहायता करना है। किस में सहायता करना है? तो छात्रों को अधिक प्रभावशाली ढंग से सीखने में सहायता करना है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है प्रभावी पर्यवेक्षण का संकेतक है। प्रभावी पर्यवेक्षण का संकेतक क्या है? तो प्रभावी, ठीक है, प्रभावी प्रक्षेपण पर्यवेक्षण, सॉरी फॉर दिस, पर्यवेक्षण है ना, ठीक है। प्रभावी पर्यवेक्षण यानी जो इफेक्टिव सुपरविजन है, इसके संकेत क्या हैं? तो इसके संकेत हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है, एक सेकेंड, चलें। शिक्षक को अधिक आत्मनिर्भर बनने में मदद करना है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या है? इफेक्टिव आपका सुपरविजन का संकेतक क्या? इफेक्टिव जो सुपरविजन है क्या करता है? शिक्षक को अधिक आत्मनिर्भर बनाने में मदद करता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका एडमिनिस्ट्रेशन मीन, ठीक है। प्रशासन का अर्थ क्या है? प्रशासन का अर्थ होता है, बताइए आप सभी लोग, प्रशासन का अर्थ क्या होगा? तो देखभाल करना, टू लुक आफ्टर। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का, ठीक है। देखें इसमें इस तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा गया था, बहुत बच्चे गलत हुए थे, बहुत बच्चों के ये जो क्वेश्चन है वो गलत हो गए थे। प्रशासन का अर्थ है देखभाल करना और संरक्षण भी करना, लेकिन इसमें टू लुक आफ्टर पहले आता है, देखभाल करना पहले आता है, संरक्षण भी आपका आता है, लेकिन इसमें करेक्ट आंसर आपका ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। देखभाल करना सबसे पहले आता है, प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। क्वेश्चन नंबर 15 इसमें पूछा गया है प्रशासन के प्रकारों में कौन एक शामिल नहीं है? एडमिनिस्ट्रेशन का इनमें से कौन सा एक प्रकार नहीं है? तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंस्ट्रक्शन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता है, निर्देशात्मक प्रशासन नहीं है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का, ठीक है, क्लियर हो गया। बाकी सत्तावादी प्रशासन है, ठीक है ना, लोकतांत्रिक प्रशासन है और लेजिस फेयर यानी हस्तक्षेप रहित प्रशासन है। चलिए ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। 16 नंबर प्रश्न है, देखिए पूछा गया है पर्यवेक्षण शिक्षक को नियंत्रित करना नहीं बल्कि सहकारी रूप से काम करना है, यह कथन किसका है? यह स्टेटमेंट है एवं फोर्सिथ का है, ठीक है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर
पोस्ट कॉर्प में सीओ का मतलब क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने कहा था, एक क्वेश्चन आएगा 100% देखिएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। पूछेगा डीसी का मतलब क्या है, या फिर डी का मतलब क्या है, पी का मतलब क्या है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो पोस्ट कॉर्प में सीओ का मतलब क्या है? समन्वय, ठीक है ना, कोऑर्डिनेटिंग। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपका पूछा गया है इसमें। चलिए 18 नंबर प्रश्न है, नेतृत्व योग्यता है, ठीक है ना, लीडरशिप इज एबिलिटी। नेतृत्व योग्यता है, किसकी योग्यता है? प्रभावित करने की योग्यता है, प्रेरित करने की योग्यता है, और संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने की योग्यता है, ये सभी। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 19 नंबर। चलिए 19 नंबर प्रश्न है, कौन पर्यवेक्षण का प्रकार नहीं है, ठीक है ना, सुपरविजन का कौन सा इसमें प्रकार नहीं है? तो देखें, इसमें निरोधक पर्यवेक्षण होते हैं, रचनात्मक पर्यवेक्षण और निर्देशित पर्यवेक्षण होते हैं, लेकिन अवपीड़ित पर्यवेक्षण आपका नहीं होता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। अगला प्रश्न है 20 नंबर, ऐसे नेता जो अपने अनुयायियों माने ऐसे नेता, मान लीजिए आप बीजेपी के चाहने वाले हैं, तो आप बीजेपी के अनुयायी हो गए। आप मान लीजिए कांग्रेस के चाहने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी को मानते हैं, तो आप कांग्रेस के अनुयायी हो गए। उसी तरीके से ऐसे नेता जो अनुयायियों में दूरदर्शिता, स्वामी भक्त, आदर एवं प्रशासन के उच्च स्तरों को उत्पन्न करते हैं, उन्हें कहा जाता है। तो उन्हें करिश्माई नेता और परिवर्तनकारी नेता दोनों कहा जाता है, लेकिन करिश्मिस्टिक जो लीडर होते हैं, करिश्माई नेता इसमें फर्स्ट पहले आपका आएगा। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है, दीर्घकाल में नेतृत्व की कौन सी शैली सर्वाधिक प्रभावी है? दीर्घकाल में यानी बात करें तो लॉन्ग रन विच लीडरशिप, ठीक है ना, दीर्घकाल में लीडरशिप की कौन सी शैली सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है, सबसे अधिक प्रभावी होती है? तो यह परिवर्तनकारी जो लीडरशिप होती है, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मेशनल जो लीडरशिप होती है, यह सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है दीर्घकाल में। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। अगला प्रश्न है 22 नंबर, निम्नलिखित में से किस तत्व के आधार पर नेतृत्व यानी लीडरशिप अत्यंत प्रभावशाली बन जाता है? तो नेतृत्व शैली में, ठीक है ना, लीडरशिप स्टाइल में जो लीडरशिप होता है, यह अत्यंत प्रभावशाली होता है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का, ठीक है। चलिए 23 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेंगे। देखें 23 नंबर पूछा गया है, एक सुपरिभाषित प्रबंधन को किस बिंदु पर अधिक बल देना चाहिए? तो इसमें संतुलित विकास की दृष्टि से संगठनात्मक पक्ष पर अधिक बल देना चाहिए। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए 24 नंबर प्रश्न पूछा गया है, पर्यवेक्षण का आधारभूत कार्य क्या होना चाहिए? पर्यवेक्षण का आधारभूत कार्य होना चाहिए संस्था में रचनात्मक एवं सृजनशील वातावरण को विकसित करना। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेंगे। 25 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, एजुकेशनल सुपरविजन, ठीक है, शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या है? एजुकेशनल सुपरविजन का मुख्य लक्ष्य होता है शैक्षिक सेवाएं, एजुकेशनल सर्विस। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेंगे, डिसीजन मेकिंग, ठीक है ना, डिसीजन मेकिंग का क्षेत्र है निर्णय प्रक्रिया यानी डिसीजन मेकिंग का क्षेत्र कौन सा है? तो प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, ये डिसीजन मेकिंग का क्या है? क्षेत्र है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का, ठीक है। क्लियर हुआ। 27 नंबर प्रश्न देखिए, पूछा गया है कि विद्यालय प्रबंधन का मुख्य उत्तरदायित्व होता है, विद्यालय प्रिंसिपल जो होते हैं, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, प्रधानाध्यापक का, ठीक है ना, विद्यालय प्रबंधन का मुख्य उत्तरदायित्व होता है प्रिंसिपल का, ठीक है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27। स्कूल मैनेजमेंट के बारे में पूछा है, ठीक है ना, स्कूल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? प्रिंसिपल की होती है, ठीक है ना। हिंदी में थोड़ा सा परेशानी हो गया, चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग समझदार हैं। 28 नंबर प्रश्न क्या है, देखें, प्रभावी शैक्षिक पर्यवेक्षण के मानवीय गुण हैं, प्रभावी शैक्षिक पर्यवेक्षण के, तो इसमें देखेंगे नीति निर्धारण में अधीनस्थों को सहभागी बनाना, वस्तुनिष्ठ ढंग से चिंतन करना, ये दोनों क्या है? प्रभावी शिक्षण पर्यवेक्षण के मानवीय गुण हैं। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का।
29 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, वैज्ञानिक पर्यवेक्षण का प्रमुख तत्व क्या है? वैज्ञानिक पर्यवेक्षण यानी साइंटिफिक सुपरविजन का प्रमुख तत्व क्या है? तो नियोजन है, प्लानिंग, फ्लेक्सिबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता, लचीलापन, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। चलिए प्रश्न नंबर 30 क्या पूछा गया है? 30 नंबर प्रश्न है कि प्रशासनिक कौशल में कौन एक शामिल नहीं है? प्रशासनिक कौशल में कौन शामिल नहीं है? तो इसमें देखें विश्लेषणात्मक कौशल, तकनीकी कौशल और संवाद कौशल, ये आपके प्रश्न यानी एडमिनिस्ट्रेशन स्किल में शामिल होते हैं। लेकिन इसमें जो टेक्निक स्किल है, ठीक है ना, जो शिक्षण कौशल है, ये आपका क्या है? ये आपका प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल नहीं होता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है वैज्ञानिक प्रबंधन का लाभ है, ठीक है ना, साइंटिफिक मैनेजमेंट का लाभ क्या होता है? तो आय में वृद्धि होती है, अधिक उत्पादन होता है और औद्योगिक शांति होती है, इंडस्ट्रियल पीस, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पारिस्थितिगत नेतृत्व शैली में बदल दिया जाता है, तो यह कार्य एवं संबंधों दोनों के प्रति चिंतन पर, ठीक है ना, कार्य के प्रति चिंता पर और संबंधों के प्रति चिंता पर, दोनों में, ठीक है, पारिस्थितिगत नेतृत्व शैली में बदल दिया जाता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एक सेकेंड, चले क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखें, शैक्षिक प्रशासन शिक्षा के उद्देश्यों के प्राप्ति का एक साधन है, बिल्कुल करेक्ट है आपका। दूसरा है कि शैक्षिक प्रशासन गत्यात्मक प्रक्रिया है, राइट है। अब यहाँ दिया है कि शैक्षिक प्रशासन समाज का अध्ययन है, ये आपका गलत है, ठीक है ना, समाज का अध्ययन नहीं है। सी ऑप्शन आपका गलत है। बाकी ये डी वाला भी राइट है, शैक्षिक प्रशासन में शैक्षिक प्रबंधन शामिल होता है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, शैक्षिक प्रशासन में समाज का अध्ययन शामिल नहीं होता बाबू, ठीक है। 34 नंबर प्रश्न देखेंगे, पूछा गया है शैक्षिक प्रशासन का क्षेत्र है, शैक्षिक प्रशासन का क्षेत्र क्या है? तो बाल केंद्रित व्यवस्था, भौतिक सुविधाएं और कर्मचारी वर्ग, ये सभी क्या हैं? आपके शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि मैनेजमेंट इज एजुकेशन इज, ठीक है ना, मैनेजमेंट इन एजुकेशन इज, शिक्षा में प्रबंधन है। शिक्षा में प्रबंधन क्या है? तो एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया और एक सामाजिक प्रक्रिया, दोनों हो जाएंगे, एक सोशल प्रोसेस और एक पर्पसफुल प्रोसेस। सी ऑप्शन आपका राइट है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर देख लेंगे। लीडरशिप रिक्वायर, ठीक है, नेतृत्व की आवश्यकता होती है, नेतृत्व की आवश्यकता होती है तो प्रतिनिधित्व करने में, समन्वय करने में और संगठन तथा क्रियान्वयन में, इन सभी में। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व के विकास के मुख्य सोपान हैं। कौन से मुख्य सोपान हैं? तो उद्देश्य का निर्धारण, योजनाओं का निर्धारण और संसाधन उपलब्ध कराना। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, देखे पूछा गया है शैक्षिक प्रशासन के संबंध में क्या सही है? शैक्षिक प्रशासन के संबंध में तो मानवीय संबंधों का विकास करता है, बिल्कुल। शैक्षिक प्रक्रिया को गति देता है शैक्षिक प्रशासन, ये भी राइट है। ढांचागत सुविधाओं में सुधार करता है, तो ये सभी हो जाएंगे। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले 40 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रशासन में नौकरशाही सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, नौकरशाही सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है भैया? तो मैक्स वेबर नौकरशाही सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 आपसे पूछा गया है, पोस्ट कोर्प में COR का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है क्या? कोऑर्डिनेटिंग रिपोर्टिंग, ठीक है ना, समन्वयकारी रिपोर्टिंग। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, पूछा गया है कि शैक्षिक प्रशासन में प्रशासन शब्द किस भाषा से लिया गया है? जो प्रशासन शब्द है, एडमिनिस्ट्रेशन शब्द, ये किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस पुस्तक को वुडरो विल्सन ने लिखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रकाशित कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। चलें, क्वेश्चन नंबर 44 है प्रजातांत्रिक शिक्षा प्रशासन की मुख्य विशेषता होती है। तो इसकी मुख्य विशेषता है समानता, स्वतंत्रता और सार्वभौमिकता। ठीक है ना, इसमें डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का। अगला क्वेश्चन क्या है 45 नंबर, प्रशासन के कार्यों में शामिल है। एडमिनिस्ट्रेशन के कार्यों में क्या शामिल होता है? तो इसमें शिक्षा की व्यवस्था करना और संसाधन उपलब्ध कराना दोनों क्या हैं आपके प्रशासन के कार्यों में शामिल हैं। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 45 का। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है देखें, हेनरी फेयोल ने कुशल प्रशासन के कितने सिद्धांत दिए हैं? तो 14 सिद्धांत दिए हैं हेनरी फेयोल ने। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है 47 नंबर, लूथर गुलिक ने प्रबंधन के कार्य को वर्गीकृत किया है। लूथर गुलिक ने जो एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य है उसको किस रूप में वर्गीकृत किया है? तो उसको अभी मैंने बताया था ऊपर, आपको अच्छे से याद रखिए, बताइए इसमें से कौन सा सही है। ठीक है ना, POSDCORB है। ठीक है, यहाँ पर देखें ये भी आपका सेम लग रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, POSDCORB है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 47 का। 48 नंबर प्रश्न देखें, शैक्षिक प्रबंधन है एजुकेशनल, ठीक है, एजुकेशनल प्रबंधन क्या है? तो एजुकेशनल प्रबंधन आपका एक कला और विज्ञान दोनों है। ठीक है, 2025 वाले क्वेश्चन पेपर में भी आया, 2024 वाले में भी आपका क्वेश्चन आया था। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 48 का। 49 नंबर प्रश्न है, एक संगठन में निर्णय लेने वाला निकाय है। तो प्रशासन क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन आपका संगठन में निर्णय लेने वाला निकाय होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 49 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखें आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। लास्ट क्वेश्चन है, प्रबंधन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, यानी इसमें देखा जाए मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैनेजमेंट का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? योजना, प्लानिंग सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।